नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 भौतिक विज्ञान का 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है सारा प्रश्न एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। तो यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। आज का पहला प्रश्न है कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी के 5 अंतर बताएं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है, उन दोनों आवर्त सारणियों में 5 अंतर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तर में लिखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित 5 अंतर है। ठीक है, इतना लिख लेना है उत्तर देख करके कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित 5 अंतर है। अब वो कौन कौन सा अंतर है दोस्तों, आप चाहे तो सारणी बना करके भी लिख सकते हैं या फिर आप आगे मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखिए, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी लिखिए। तो हम आपको सारणी बना के ही बताए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है कॉपी पे और लिखना है। एक साइड लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी और एक साइड रहेगा मेरा आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, और दोनों में पॉइंट बाय पॉइंट में लिखना है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें हमें पहला पॉइंट में लिखना है कि यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। यह यानी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। उसके बाद अब ये साइड आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। यह यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस आवर्त सारणी जो है तो तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें तत्व जो है, तत्व की जो संख्या है वो किस पर आधारित है, तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आप समझ ही रहे होंगे। पूछेगा कि निम्न में से किसकी आवर्त सारणी में तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है वो परमाणु जो है वो द्रव्यमान पर आधारित है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। क्वेश्चन किसी तरह से दोस्तों घुमा के पूछ सकता है, आपको याद रखना होगा। जो आपका इसका मेन आंसर है उसी को आपको हमें याद करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा पॉइंट में लिखना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरा पॉइंट में लिखेगा कि इसमें उप समूह मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें उप समूह ए और बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है। अब ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो उप समूह है ए और बी वह एक ही वर्ग के अंतर्गत है। और इसमें लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में उप समूह जो है वह क्या अलग अलग रखा गया है या एक ही समूह में रखा गया है। तो मेंडलीव आधुनिक की जो आवर्त सारणी है, इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जो आपका अंतर वाला जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना अंतर आपसे पूछेगा उतना समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूछा है। तो साथ में यदि आप रखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा पॉइंट में लिखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में लिखना है कि इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि किसके आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। किस आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। तीसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद लिखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरा पॉइंट कि इसमें कुल, देखिए ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें 4 नंबर में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3 नंबर पढ़ेंगे। तो 4 नंबर में इसमें देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में है कि इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किस आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये चौथा पॉइंट हो गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में कह रहा है कि इनमें यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में
कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 ऊर्ध्व स्तंभ है। ठीक है, यह जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में बता रहा है कि कुल जो है 6 क्षैतिज पंक्तियां और 8 ऊर्ध्व स्तंभ है, यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में। उसी तरह से आधुनिक की आवर्त सारणी में देखिएगा ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, जो यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है कि इनमें कुल 7 क्षैतिज एवं 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। तो पूछेगा किस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज एवं 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में। अब पूछेगा कि किस आवर्त सारणी में 6 यानी कि 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 ऊर्ध्व स्तंभ है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। पांचवा पॉइंट आपका है मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कर रहा है कि इसमें कोई दोष नहीं है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट इधर लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कि इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी के लगभग सभी दोष को दूर किया गया है। इसमें जो देखिए इसमें जो कोई दोष नहीं है और जो भी इसमें दोष था, जो भी था छोटा बहुत जो भी मैंने बचा हुआ था उसको सभी को दूर किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, तो बस ये 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में। और मैट्रिक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अंतर बताने वाला क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट में जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं पूछेगा। प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताएं, वह क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताएं। तो ये सब जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को याद कर लीजिए और कन्फर्म नहीं है कि 1 से 2 प्रश्न 3 सब्जेक्ट विज्ञान में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 3 में से दोस्तों 3 क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, तीनों सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि। कह रहा कि पानी में जो लकड़ी डूबा हुआ होता है, लकड़ी बोलेगा, पेंसिल बोलेगा, छड़ बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो वो जो मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे देखिए इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में पेंसिल डूबा पानी में हुआ है, ठीक है, और ये मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, इसी के बारे में हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में लिखिएगा कि जब पानी में लकड़ी का सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण लकड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब पानी में लकड़ी का सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है या जब पानी में पेंसिल का टुकड़ा या पेंसिल डुबाया जाता है या छड़ डुबाया जाता है तब वह मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है यह घटना घटित होती है। समझिएगा क्वेश्चन को कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, यह जो घटना घटित होती है पानी में मुड़ी हुई जो दिखाई देती है पेंसिल, छड़, लकड़ी, यह सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा जैसे ही प्रकाश के यहाँ पे किरणें होगा, कितने नहीं किरणें होगा, ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश के किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वे यहाँ पर अभिलंब होगा। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। वे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यदि कहेगा कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है किसके कारण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है शायद इस बार, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। ठीक है, देखिए जैसे इस फिगर में देखिए यह पेंसिल है, पेंसिल सीधा डुबाया गया है लेकिन यहाँ पे देखिए मुड़ी हुई पेंसिल यानी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो यह जो घटना घटित हो रही है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है किसके कारण। ऑप्शन रहेगा अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, यह सब प्रश्न आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रत्यवर्ती यानी कि एसी करंट, प्रत्यवर्ती धारा एवं दिशी धारा यानी कि दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। जैसे हम आपको बताए थे पहले भी, पहला क्वेश्चन में बताए थे कि एसी और डीसी में भी आपसे अंतर पूछ सकता है। ठीक है, एसी धारा और डीसी धारा जिसको हम लोग प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा कहते हैं, तो यह दोनों में अंतर पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर में हमें लिखना है, उत्तर में लिखिएगा कि प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्नलिखित 5 अंतर है। क्या लिखिएगा दोस्तों, प्रत्यवर्ती धारा
और दिष्ट धारा में निम्नलिखित 5 अंतर है। 5 अंतर आपको लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ऐसे तो बहुत 5-10 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन 3 नंबर में 2 नंबर पूछे जाते हैं, तो 5 अंतर ही काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद आप इस तरह का कॉलम बना लीजिएगा और एक साइड प्रत्यावर्ती धारा लिख दीजिएगा और एक साइड दिष्ट धारा लिखिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा में। लिखिएगा कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। देखिए, प्रत्यावर्ती करंट यानी एसी करंट जो है वो समय के साथ दिशा और उसका मान जो है दोनों बदलता है। यह जो है प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा होता है। उसके बाद पहला पॉइंट लिखिएगा डीसी यानी कि दिष्ट धारा में एक ही दिशा में बहती है। दिष्ट धारा जो है वह एक ही दिशा में बहती है। यानी कि देखिए, ग्राफ यदि इसका हम क्या बता सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा और दिष्ट धारा का कुछ इस तरह से होगा ग्राफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसे? एसी करंट को, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा दिष्ट धारा में इसे उत्पन्न करने में कठिनाइयां होती है। डीसी करंट को, दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में कि इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। एसी करंट को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। यह तीसरा पॉइंट हो गया प्रत्यावर्ती धारा का। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा दिष्ट धारा में कि यह एसी के अपेक्षा कम घातक होता है। देखिए, इसमें भी थोड़ा पॉइंट आगे पीछे हो गया। ठीक है, एसी करंट के अपेक्षा, एसी करंट जो है दोस्तों वो डीसी के अपेक्षा ज़्यादा घातक होता है और डीसी करंट जो है वो एसी के अपेक्षा कम घातक यानी कि कम खतरनाक होता है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, चौथा पॉइंट लिखिएगा कि इसे बदलने में कठिनाइयाँ होती है। डीसी को एसी में बदलने में कठिनाइयाँ होती है और एसी को डीसी में बदलने में कठिनाइयाँ नहीं होती है। उसके बाद चौथा है कि यह काफ़ी घातक यानी कि एसी करंट जो है काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, एसी करंट काफ़ी खतरनाक होता है जबकि डीसी करंट उतना खतरनाक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट लिखिएगा एसी करंट में कि यह चालक की सतह पर प्रवाहित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। एसी करंट जो है यह चालक की सतह पर प्रवाहित होता है। और पांचवा पॉइंट लिखिएगा दिष्ट धारा में यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। दिष्ट धारा जो है चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। तो इतना 5 पॉइंट आपको लिख देना है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पूछेगा तब। ठीक है, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि प्रत्यावर्ती धारा से लाभ एवं हानियों को बताएं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट जो है उससे लाभ क्या क्या है और हानियां क्या क्या है उसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से लाभ हमें क्या क्या हो रहा है। तो पहला पॉइंट लाभ देकर के लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर की सहायता से इसके विद्युत वाहक बल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पूछेगा दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा जो है वह किसकी सहायता से इसके विद्युत वाहक बल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इसे दूर दूर तक भेजा जा सकता है। किसे? एसी करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग के गांव वगैरह में, शहर वगैरह में जो भी करंट आती है, जो भी बिजली आती है वो गांव में बनता नहीं है, कहीं दूसरे से, कहीं पावर हाउस, पावर ग्रिड से आता है, तो कहीं दूर दूर से इसे भेजा जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इसके विद्युत वाहक बल को कम करके 6 वोल्ट की भी बत्ती जलाई जा सकती है। अब तो 6 वोल्ट से कम की भी बत्ती जलाई जा सकती है प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल को कम करके। यह तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, लाभ वाला का चौथा पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ पर चौक होगा। ठीक है, चौक कुंडली द्वारा अत्यंत ऊर्जा हानि पर नियंत्रित किया जाता है। देखिए, एसी करंट को जो है चौक कुंडली जो होता है उसके द्वारा अत्यंत ऊर्जा हानि पर नियंत्रित भी किया जा सकता है। यह हो गया लाभ, आपका हो गया 4 पॉइंट जो बताए हैं, यह प्रत्यावर्ती धारा का लाभ का पॉइंट हो गया। अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से हानि क्या क्या है उसके बारे में 4 पॉइंट जानेंगे। ठीक है, तो हानि हेडिंग दीजिए और लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए
कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता। एसी करंट से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन जो है यह नहीं किया जा सकता। ये पहला हो गया, हानि का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इस धारा से विद्युत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। किस धारा से? एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता, यानी कि बैटरी में जो है इसे हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक है, यह हो गया तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा के स्पर्श करने पर काफी घातक साबित हो सकता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा को स्पर्श यानी जब हम उसको छुएंगे तो काफी घातक साबित हो सकता है, काफी खतरनाक साबित हो सकता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब हानियां हैं। 4 पॉइंट ये हो गया हानि का हो गया। ठीक है, तो लाभ और हानि का पॉइंट इस पे तो चाहिएगा तो आप अपने खुद अपने ही तरीके से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। हानि यदि पूछेगा और लाभ पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा से तो। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है उसे भी देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि चालक क्या है, चालक क्या है, इसी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो उत्तर में लिखना है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश गमन करता हो चालक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश गमन कर रहा है, ठीक है, तो उस पदार्थ को तो उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है, जैसे में एग्जांपल में चांदी हो गया, ये पदार्थ से विद्युत आवेश गमन करता है। तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा ईटीसी इत्यादि और भी बहुत सा ऐसा पदार्थ हैं। ठीक है, उसके बाद नोट पॉइंट कुछ 5 नंबर क्वेश्चन से संबंधित कुछ नोट पॉइंट है जिसे याद रखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। देखिए, चालक पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, यह हो गया पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। पूछेगा निम्न में कौन सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, क्वेश्चन पूछा गया है। पूछेगा क्या? पूछा गया क्वेश्चन है, शायद इस बार भी पूछ सकता है। ऑप्शन रहेगा सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, तो आंसर क्या होगा? चांदी होगा। ठीक है, एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसे देख लीजिएगा कि ताप बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का जो मान है वो घट जाता है। पूछेगा कि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ये सब सेट वाले में देखिएगा, सेट टू जब सॉल्व कीजिएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेगा। तो याद रखिएगा ताप बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का जो मान है घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी आपका ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न था। सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न इसमें है, तो सभी प्रश्न को आपको याद रखना होगा। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ हम आपको बता दिए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन के लिए, टेलीग्राम पे आपका मिल जाएगा इसका पीडीएफ, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में दोस्तों टारगेट किए हैं 1000 लाइक का, तो टारगेट पूरा हो जाना चाहिए दोस्तों, और देखते हैं कि कितना जल्दी आप लोग टारगेट मेरा पूरा करते हैं। और अपने दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और एक बात और दोस्तों, आज 17 तारीख है और आज से 8 साढ़े 8 बजे लाइव क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा। रात में 8:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगा, तो सभी स्टूडेंट लाइव क्लास आइएगा, लाइव टेस्ट होगा, टेस्ट देने आइएगा। ठीक है, आज से ही स्टार्ट होगा 8:30 बजे रात्रि को। तो ठीक है, मिलते हैं अब लाइव क्लास में।